अपनी पहली वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12 की फर्स्ट पेपर की, जिसमें आप लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है उसका? स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। तो देखिए, तो इसके बारे में जो है आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें इसके बाद इसमें जो है क्या पढ़ना है? आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश क्या होता है, कहां से आया, किसने इसकी खोज की सबसे पहले? तो देखिए, आवेश के बारे में जो है सबसे पहले एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने बताया कि जब कोई अंबर नामक क्षण को फलालेन पर रगड़ा जाता है तो उसमें ये गुण आ जाता है कि वो हल्के जो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन उनकी इस खोज पर जो है लगभग 2000 वर्षों तक जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया। और 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने इस विषय पर ध्यान दिया और उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने बताया कि अंबर और फलालेन ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर रगड़ने पर क्या होता है, उसमें हल्की चीजों को आकर्षित किया जा सकता है। जैसे कि प्लास्टिक की छड़ कोई जो है ली और सूखे वालों पे जो है रगड़ी, तो उसमें क्या होता है, आवेश का गुण आ जाता है और उससे क्या होता है, कागज के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है आकर्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आवेश की खोज हुई। तो आवेश होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, आवेश जो है पदार्थों का वह गुण होता है जिस कारण जो है पदार्थों में चुंबकीय और जो है वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और उसका जो है अनुभव करता है। तो इसे हम आवेश कहते हैं। और आवेश की खोज जो है चार्ल्स आंगस्टन डे कूलाम ने की थी। ठीक है, तो इसीलिए जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, अब हमें आवेश तो पता लग गया और ये भी पता लग गया कि आवेश उत्पन्न जो है कैसे उत्पन्न होता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे रगड़ने। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे रगड़ने से ही जो है आवेश उत्पन्न होता है? भाई, डायरेक्ट क्यों नहीं होता है? तो डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, इसके लिए भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। एटम हिंदी में कहते हैं इसे परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते हैं परमाणु परमाणु परमाणु। होता क्या है परमाणु? नहीं है? अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ। परमाणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में जो है बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु के अंदर ऐसा क्या गुण होता है। भाई, हमने यहाँ पर परमाणु की ही बात क्यों की? क्योंकि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन। उदासीन यानी कि न्यूट्रल, यानी कि इस पर विद्युत न्यूट्रल होता है, यानी कि चार्ज जो है वो न्यूट्रल होता है। तो कोई भी क्षण जो है वो किससे मिलकर बनती है? कणों से। कण किससे मिलकर बनते हैं? अणुओं से। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है परमाणु की बात की। ठीक है, अब बात परमाणु की। अब परमाणु में क्या विशेषता है भाई? यहाँ पर क्षण की बात है। तो परमाणु में विशेषता ये है कि कोई भी क्षण, जब हम एक क्षण को, जैसे मान लिया ये एक कोई क्षण है, ये एक कोई क्षण है और इस पर जो है हमने दूसरी क्षण जो है रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ये क्षण इस पर रगड़ी जा रही है, तो क्या होता है? तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है।
तो इससे या तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है, या तो इसमें से जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। हमने मान लिया कि इस क्षण से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्षण में आ गया, इसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब इस क्षण में एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर क्या हो गया, इस क्षण पर जो है ऋणावेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेश। और जो ये क्षण है इससे इलेक्ट्रॉन गया तो यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर हो गया धनावेश। क्यों, क्योंकि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर जो है 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के अंदर जो मूल कण होते हैं वो 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये आपका परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है। धनावेश क्यों होता है, इसमें ऋणावेश क्यों नहीं होता है, ये भी तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो है परमाणु पे नाभिक में जो कण होते हैं वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये 2 कण होते हैं नाभिक में, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर केवल धनावेश होता है। इसके नाभिक के बाद क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और इन कक्षाओं में जितनी भी कक्षाएं बाहर है, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन है और इस नाभिक में जितने प्रोटॉन है, इन दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है उनकी संख्या जो है वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। अब क्या है, अब परमाणु विद्युत उदासीन हो गया तो क्षण सारी विद्युत उदासीन हो गई। क्षणों में कैसे रह गया, अब हमने क्या किया, एक क्षण को दूसरे क्षण पे रगड़ना स्टार्ट किया। तो रगड़ने से क्या हुआ, एक क्षण से जो है इलेक्ट्रॉन गया दूसरी क्षण में, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या हो गई, इससे आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धनावेश। और जिस क्षण में इलेक्ट्रॉन गया उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा याद रखो नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। और जो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, एक बार मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। ये तो आपका प्रायोगिक मैंने बताया, ठीक है। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखिए आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण के कारण होती है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है वह ऋणावेशित और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है वह धनावेशित हो जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब मान लीजिए किसी पदार्थ पर जो है स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण किसी भी पदार्थ पर क्या होगा, धनावेश होगा। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश और अधिकता के कारण वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश और अधिकता के कारण ऋणावेश, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं किसी पदार्थ पर, तो उसका एक सूत्र होता है Q बराबर NE, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, ठीक है। माइनस ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में जो है हम माइनस नहीं दिखाते, ठीक है, लेते नहीं, ठीक है।
अब जो है इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि किसी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। अगर आपसे कहता है कि किसी पदार्थ पर ऋणावेश है तो वहां पर तुरंत समझ जाइए न्यूमेरिकल में कि वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और अगर आपसे कहता है किसी पदार्थ पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर आपसे कहता है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की धनात्मक जो है अधिकता है तो उस पर बताइए आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो तुरंत बता दीजिए। अगर अधिकता कह रहा है तो ऋणावेश होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो है आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। तो देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए आवेश संरक्षण, इस नियम के अनुसार तो आप समझ ही गए होंगे, आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, एक बार इसका स्टेटमेंट बता देता हूं कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है किसी भी विद्युत निकाय पर जो कुल आवेश होता है वो नियत होता है। ठीक है, दूसरा होता है इसी क्रम में, ये आपका हो गया, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक आता है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुता का सिद्धांत, इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ पर जो है आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इनके बीच नहीं होता है। ठीक है, किसी पदार्थ पर, फिर से एक बार बता दूं, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इनके बीच नहीं होता है। जैसे कितना हो सकता है, E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, 5E हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इनके बीच 0.5E, 0.6E या 1.5E या डैश ये नहीं हो सकता। ठीक है, और ये हो सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप समझ गए होंगे क्या होता है, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है आवेश का। ठीक है, इनके बीच में जैसे 0.5 ही कहते हैं, 0.6 ही कहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कूलाम का नियम। ठीक है, इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और उसके बाद जो है आपको जो है हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो अगली वीडियो में जब हम कल पोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे। लेकिन इसके लिए जो है आप लोग हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे, हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो बताते हैं आपको कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए जैसे दो आवेश हैं Q1 और ये है Q2 और इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है, तो इनके बीच जो बल लगेगा F। तो हाँ, एक बात और बता दें आपको, इन्हीं दो आवेश हैं, अगर समान आवेश जो होते हैं उनको पास पास लाएंगे, जैसे धनावेश धनावेश, तो क्या होगा, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और यदि विपरीत आवेशों को पास पास लाएंगे तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते थे कूलाम के नियम की। तो देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ये F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और Q2 के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 1 व
2 से। इन दोनों को क्या करना है, हमें मिला देना है। तो क्या हो जाएगा, F समानुपात Q1 Q2 अपान R²। अब समानुपात लाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वो आएगा आपका K Q1 Q2 अपान R², जहां K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। और जो ये जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और मात्रक होता है इसका न्यूटन कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो अब हम इस K की जगह जो है हम ये वाला मान लगा देंगे। तो आपका ये जो है यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। तो ये आपका जो मेन सूत्र बनेगा वो ये आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आपका आएगा Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है यदि आवेश जो है किसी माध्यम में रखे जिसका परावर्तनांक K हो, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि माध्यम का परावर्तनांक K हो, तब क्या होगा, तब F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इनटू Q1 Q2 अपान R²। अब ये अब देखिए यहाँ पर जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये यानी कि K को छोड़ के पूरी वैल्यू किसकी है, F की है, तो हम इसे लिख सकते हैं F के बराबर F अपान K। ठीक है, ये भी एक आपका सूत्र बन गया। तो ये जो है आपका इस तरह से आपने कूलम का नियम पढ़ा। और जो है इसके आगे जो है कूलम के नियम का सदिश रूप, इसका महत्व, ठीक है, और बाकी जो भी है आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इतना ही रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि इससे पहले जो है मैं अपनी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो है पोस्ट कर चुका हूँ, तो उससे जो है मुझे कुछ रिस्पांस प्राप्त हुए, ज़्यादा रिस्पांस नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दें, जिससे कि हमें और आगे की वीडियो जो है बनाते हुए अच्छा लगे, जिससे हम और आगे वीडियो जो है और पोस्ट करें। ठीक है, तो आज जो है हम अपनी इस चैप्टर की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है, खोज किसने की थी इसकी। तो आवेश के बारे में पहले बता चुका हूँ कि आवेश जो है वो पदार्थों का वह गुण होता है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। उसके बाद आवेश की उत्पत्ति का कारण, कैसे उत्पन्न होता है आवेश, और कूलम के नियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। देखिए इसी क्रम में हम जो हैं आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं कूलम के नियम का सदिश रूप। तो कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है उसके बारे में देखिए। तो देखिए हमने मान लिया कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज यानी कि एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2। तो देखिए और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है और Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स लगाया जा रहा है वो है आपका F21। इसके द्वारा इस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो ये आपका हो गया F21। अब इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगाया जाएगा वो आप समझ ही गए होंगे कैसा हो जाएगा, F12। ठीक है, तो देखिए इससे पहले नियम ने क्या बताया था, इससे पहले नियम में ये बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो बता रहे हैं कि इन दोनों पर लगने वाला बल है, ये तो हमें पता है,
लेकिन यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं कि इन दोनों पर जो है दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, उसमें बताया था एक बल लगता है, लेकिन यहाँ पर कितने बल लग रहे हैं? 2 बल लग रहे हैं। पहला Q1 जो है Q2 पर लगा रहा है F21, और Q2 जो है वो Q1 पर लगा रहा है F12। ठीक है, और इनका जो स्थिति सदिश होगा, तो इनका स्थिति सदिश होगा वो होगा आपका इसकी तरफ जो स्थिति सदिश होगा F12 की तरफ वो होगा आपका R21। ठीक है, R21। ठीक है, और जो इसकी तरफ जो स्थिति सदिश होगा वो होगा आपका R12। देखिए सदिश चाहे कोई भी, उसके तीर हमेशा इसी दिशा में लगता है। बस हमें ये पता होता है, ये तीर देखना होता है, ये तीर Q1 इधर पर लगा रहा है तो इसके कारण जो इसका स्थिति सदिश है वो इधर लगेगा, और जो इधर लगेगा तो इसके कारण स्थिति सदिश इधर लगेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, तो इसके कारण जो वैद्युत बल F लग रहा है उसका मान क्या है? F21, तो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आपका Q1 Q2 अपान इनके बीच की जो दूरी है वो आ जाएगी। तो बीच की दूरी कितनी है? स्थिति सदिश अगर हटा दें तो ये आपकी हो जाएगी, वैसे R21 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और R भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका तो R² होता है, और इनटू इसका जो स्थिति सदिश है वो आएगा आपका R12। ठीक है, वो यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आपका Q1 Q2 अपान R की घात 3 और इंटू R12 की। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो R12 होता है, R12 को बराबर होगा वेक्टर R12 अपान R12। तो देखिए दूरी को हम चाहे R12 लिखें चाहे R21 लिखें, क्योंकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर R की घात 3 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से F12 बराबर निकालेंगे, तो F12 बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R की घात 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका R21, और इसके ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो है आपका F21 की वैल्यू हो गई, और ये F12 की वैल्यू हो गई। लेकिन क्या होता है, जो R12 बराबर होता है माइनस का R1। ठीक है, तो इसे चाहे तो हम बराबर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए F12 जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस का F2। यानी कि जो इससे क्या पता चलता है, तो देखिए हमें इस नियम से ये पता चलता है कि जो कूलाम का नियम का सदिश रूप है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को भी बताता है। तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय नियम ये होता है, यदि किसी वस्तु पर कोई एक बल कार्य करे तो उस पे जो है प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा बल भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके जो है न्यूटन के नियम का जो है सदिश रूप हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी थ्योरी अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे वो मैं बता दूं। यहाँ पे लिख देंगे कि माना दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, जिन पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है तो वो F21 है, और Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है। तो जो है कूलाम के नियम से ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कि सदिश रूप का महत्व तो क्या है। ठीक है, ये क्यों दिया गया? तो देखिए जो कूलाम का नियम जो है वो क्या करता है,
सबसे पहले तो हमें यही बताता है कि ये बल जो है क्या करते हैं, ये बल जो है न्यूटन के तृतीय नियम को बताते हैं। ठीक है, यानी कि किन्हीं दो आवेशों के बीच बराबर और जो है बराबर और एक जैसे आवेशों के बीच लगने वाले बल होते हैं वो बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। ठीक है, दूसरा ये बताता है कि किसी भी जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो जो है केंद्रीय बल जो है बीच कार्यरत वैद्युत बल जो है वो एक केंद्रीय बल है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ यह बल जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश कार्य करते हैं। ठीक है, अब आवेश का मात्रक जो है वो तो मैं बता ही चुका हूँ और 1/4π0 इसकी भी वैल्यू बता चुका हूँ। ε0 जो है ये क्या है इसके बारे में बता चुका हूँ कि ε0 क्या है। तो ε0 जो है ये वायु या निर्वात की गतिशीलता होती है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 मात्रक होता है इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर तो केवल दो आवेश है, यहाँ पर केवल दो आवेश है और आवेश बढ़ा दिए जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा जो कि अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए किसी बिंदु पर अगर एक से अधिक आवेश है, ठीक है, जैसे मान लिया ये कोई कई आवेश है। ठीक है, ये सेंटर पर आवेश Q है, यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, इस पर Q3 है। इसी तरह से कई आवेश है। ठीक है, कई आवेश है और इनकी जो दूरियां है वो R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 और Rn। इसी तरह से इन पर जो बल लग रहा है वो है F1, F2, F3, यहाँ पर लग रहा है F4, F5, F6, F7 और Fn। तो किसी एक आवेश पर जो है लगने वाला बल जो है वो उन आवेशों पर अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कैसे होता है अब ये देखेंगे। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस जितने भी हैं सभी Fn तक, यानी कि किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश यानी Q ये Q है, इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल F है, तो इन आवेशों Q1, Q2, Q3 इन पर लगने वाले जो है बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखिए F बराबर होता है 1/4π0, तो यहाँ लगाएंगे मान 1/4π0 और क्या होता है Q1 Q2/r²। ठीक है, और अगर ये स्थिति सदिश है तो यहाँ स्थिति सदिश आ जाएगा, ये इसके ऊपर तीर लगा दो तो ये आपका स्थिति सदिश बन जाएगा। ये तो यहाँ पर जो है, तो अगर हम इसको जो है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी घात 3 आएगी, यहाँ पर इसका स्थिति सदिश आ जाएगा R1। ठीक है, इसी तरह से अगला आएगा 1/4π0 और Q1 आएगा, यहाँ पर Q1 आएगा, यहाँ पर आएगा Q2 आएगा अपान R की घात 3 और ये R2। इसी तरह से कहाँ तक आएगा, N तक आएगा 1/4π0 और ये Qn अपान R n की घात 3 और इनटू वेक्टर Rn। ठीक है, अब जो है 1/4π0 और जो है ये कॉमन है, तो अगर हमें टोटल निकालना हो तो टोटल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4π0 को हमने ले लिया कॉमन और यहाँ पे लगा दिया सिग्मा i बराबर 1 से n तक। और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए Q सब जगह है तो Q ऐसे ही आ जाएगा
लेकिन क्यू का दूसरे क्यू का मान बदल रहा है तो ये क्यू आई हो गया। इसी तरह से आर का मान भी जो है ये बदलता जा रहा है तो यहाँ आर आई की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर आर आई की घात हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा आर। ठीक है, तो ये आपका अगर किसी पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो इस तरह से जो है उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो नियम है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल। ठीक है, इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आवेश के वितरण के बारे में। तो आवेश का वितरण क्या होता है, तो देखिए यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण किया जाए तो इसका जो है वो एक समान रूप से वितरित होता है, इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण नहीं, सतत आवेश वितरण, इसे कहते हैं हम सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण हम देखेंगे क्या होता है। तो सतत आवेश वितरण, तो आवेश जो है वो क्या है, एक बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, तो इसे किसी भी वस्तु पर दिया जाता है तो ये एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो आवेश का वितरण जो है वो 3 प्रकार से होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय आवेश, जैसे किसी तार को आवेश दिया जाए तो वह क्या होता है, इसकी तार की लंबाई में समान रूप से फैल जाता है, तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। और इसी तरह से अगर किसी पटल को दिया जाए तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में फैल जाता है, तो इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, जिसमें अगर किसी जो है घन को अगर आवेश दिया जाए तो वह उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। ठीक है, या गोले को दिया जाए तो वह उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा, तो उसे कहेंगे आयतन आवेश वितरण। तो इसको जो है आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब तक आप इतना ही तैयार करें।